हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इस चैनल पर। आज फिर अपना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज है जो चैप्टर वाइज है, उसको आज हम कंटिन्यू करेंगे। तो आज इस वीडियो में हम मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स दोनों को एक ही साथ करेंगे, क्योंकि डिटर्मिनेंट में तो आपको अधिकतर सॉल्व करने वाला ही ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है। और उसके बाद हो गया आपका मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स से जो ऑब्जेक्टिव टाइप जो प्रश्न बनते हैं, जो प्रॉपर्टीज है, उसको हम देखते हुए चलेंगे। साथ में मैट्रिक्स से जो कितने प्रकार के मैट्रिक्स होते हैं, उसमें आपको कुछ मैट्रिक्स इंपॉर्टेंट है जो उसके प्रकार को पढ़ाएंगे, ठीक है। उसके बाद उस प्रकार में से भी आपको जैसे विकर्ण आव्यूह हो गया, स्तंभ आव्यूह होगा, मतलब रो कॉलम आव्यूह, ये मैट्रिक्स, ये सब आपको पूछा जाता है। तो चलिए एक तरफ से सबको लेकर चलते हैं और साथ में पूरा प्रॉपर्टी सहित प्रॉपर्टीज ऑफ इन्वर्स, प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट, इस सब को हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहला से स्टार्ट करते हैं मैट्रिक्स में। तो देखिए पंक्ति आव्यूह, यानी पंक्ति आव्यूह, पंक्ति आव्यूह मतलब रो मैट्रिक्स, ठीक है। अब देखिए इससे आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा कैसे जाएगा। देखिए कुछ ऑप्शन मिलेंगे, मान लीजिए कुछ इस प्रकार से, ऐसे और भी रहेंगे, साथ में और रहेंगे, नन ऑफ दीज भी रहेगा। तो इसमें से हम कैसे पहचानेंगे कि रो मैट्रिक्स कौन है और मतलब कॉलम मैट्रिक्स कौन है। देखिए कोई भी आपको रो में दिया रहा है, मतलब सॉरी पंक्ति में दिया है, तो देखिए रो और पंक्ति, रो कहने का मतलब है आपको इस प्रकार से होना चाहिए, पंक्ति इसी प्रकार से पंक्ति होता है, मतलब एक ही लाइन में होना चाहिए, कितना भी बड़ा हो, 2, 9 हो, तो ये भी क्या है, मतलब रो मैट्रिक्स है। अगर इसमें और कुछ बढ़ा दिया जाए तो ये भी क्या है, मतलब एक लाइन में होना चाहिए इस प्रकार से, यानी पंक्ति के सीरीज में होना चाहिए, तो वो क्या होता है, तो रो मैट्रिक्स होता है, यानी पंक्ति आव्यूह, ठीक है। तो इस प्रकार से कोनो भी होगा, मतलब एक ही होना चाहिए, दो नहीं होना चाहिए, 2 या 3 नहीं होना चाहिए, एक ही होना चाहिए, एक लाइन में होना चाहिए, तो वो क्या है, रो मैट्रिक्स है, ठीक है। अब आगे देखते हैं कॉलम मैट्रिक्स। दूसरा है कॉलम मैट्रिक्स, यानी आपका स्तंभ आव्यूह, यानी कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। तो इसको हम कैसे पहचानें, तो इसका मतलब है कि ये केवल स्तंभ में ही रहे, यानी केवल कॉलम में ही रहे। कॉलम का कहने का मतलब है आपको इस प्रकार से रहना चाहिए, बस एक ही लाइन में, कुछ हो 1, 2, 3, इसमें ये भी क्या है, अगर 5, 4, ये भी क्या है, ये भी एक कॉलम मैट्रिक्स है। इस प्रकार से होना चाहिए। स्तंभ मतलब खंभा की तरह, जो खंभे की तरह खड़ा हो, वो क्या है, स्तंभ, यानी कॉलम मैट्रिक्स होता है, ठीक है। तो आपको ऑप्शन देंगे और निम्नलिखित में से पहचानिए कि पंक्ति आव्यूह कौन है या फिर रो आव्यूह। पंक्ति पूछेगा तो पंक्ति, या नहीं तो स्तंभ पूछेगा तो स्तंभ, ठीक है। तो उस प्रकार से आप आसानी से पहचान सकते हैं। इस प्रकार से होता है, इसका मतलब ये क्या है, अगर मान लीजिए यहाँ 6, 7, 6 है, इस प्रकार से मान लीजिए, कुछ हो रहा है, इस अंक से आपको मतलब नहीं है, ये अंक भीतर क्या है उससे आपको कोई मतलब नहीं, बस पंक्ति में होना चाहिए। अगर रो है इस प्रकार से लेटा हुआ है तो क्या होगा, तो ये रो मैट्रिक्स होगा, ठीक है। अगर इस प्रकार से खड़ा है यानी स्तंभ है, तो ये क्या होगा, कॉलम मैट्रिक्स होगा, ठीक है। CM, ये क्या होगा, RM होगा। तो अब ये हो गया। अब देखते हैं विकर्ण आव्यूह की तरफ। तीसरा देखते हैं क्या है, तो हम विकर्ण आव्यूह देखते हैं, विकर्ण आव्यूह, यानी डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है, या डायनामो। तो इस देखिए, तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये विकर्ण आव्यूह या फिर डायगोनल मैट्रिक्स है। तो देखिए बता देते हैं, कोई भी आपको मैट्रिक्स दिया रहा है, जैसे मान लीजिए यहाँ 2 रहा है, यहाँ 2 रहा है, बाकी बात सब 0 होना चाहिए, 2, 2 जरूरी नहीं है, यहाँ कुछ हो रहना चाहिए, 6 यहाँ कुछ हो रहना चाहिए, मतलब इस लाइन में हमेशा कोई संख्या होना चाहिए, उसके अलावा सब क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। जैसे 3x3 में हम लिखते हैं, मान लीजिए यहाँ कुछ भी लिखते हैं, 2 0 0 0 9 0 0 0
-6 कुछ लिख देते। तो इस लाइन में क्या है, कोई भी संख्या रहे, बाकी बाद उसका सब क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो इसको हम कहते हैं विकर्ण नाभि, यानी विकर्ण नाभि मतलब डायगोनल मैट्रिक्स उसे कहते हैं। जैसे और लिखते हैं, जैसे 2x2 में ही क्यों होना, कुछ कोई और में भी हो सकता है। जैसे 3x3 में हो गया, 4x4 में भी हो सकता है। 4x4 में लिखना है तो 4x यानी मान लीजिए यहाँ 3 है, 0 है, 0 है, 0 0 5 0 0 0 0 9 0 0 0 0 6। मतलब इस लाइन में क्या है, इस लाइन में कोई संख्या हो, संख्या से आपको कोई मतलब नहीं है। उस मतलब विकर्ण जो होता है वो उस संख्या में इस प्रकार से ऐसे नहीं होगा। अगर आपको कभी लगता है कि 3 0 0, नहीं तो आप उल्टा इसको लिखते हैं। मान लीजिए कि यहाँ 3 है, यहाँ 0 है, यहाँ 2 है, यहाँ 0 है, यहाँ 6 0 0। तो ये इसको हम विकर्ण नाभि नहीं कहेंगे, ठीक है। तो आप इसको उल्टा होगा उसको आप नहीं कीजिएगा, ठीक है। तो विकर्ण आपको विकर्ण नाभि अगर पहचानना हो तो आप शुरू से जो A11 होता है वो वहां से स्टार्ट होना चाहिए, कोई भी संख्या, उसके अलावा कहीं भी क्या होना चाहिए, 0 ही होना चाहिए, ठीक है। तो ये नहीं होगा, ये होगा, ठीक है। तो अब आप डायगोनल यानी विकर्ण नाभि आराम से पहचान लीजिएगा। अगर आपको ऑब्जेक्टिव में आता है 4 गो ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें कहेगा कि इसमें से विकर्ण नाभि पहचानिए यानी डायगोनल मैट्रिक्स पहचानिए, तो आप आराम से लगा सकते हैं। बस इसमें कोई भी संख्या हो, इसमें संख्या से कोई मतलब नहीं, हो सकता है 1 1 1 भी हो, तो आप कहेंगे कि ये डायगोनल, देखो इसको डायगोनल मैट्रिक्स भी कर सकते हैं और आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको कोई तो एक ही चूज करने के लिए रहेगा, तो उस हिसाब से भी ये होगा, ठीक है। कोई भी संख्या हो इसके अंदर हो, अगर आपको डायगोनल मैट्रिक्स कहने के लिए कह रहा है तो आराम से हो जाएगा। ये अगर ऑप्शन में ये है, उसके अलावा इधर उधर कुछ दिया हुआ है, अगर मान लीजिए यहाँ 1 है 1 है 1 है 0 0 0 0 0 0, तो ये क्या, ये विकर्ण नाभि होगा, ये नहीं होगा। अगर और देते हैं, अगर यहाँ 2 2 2 0 0 0 0 0 0, क्या ये होगा विकर्ण नाभि? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमको इस लाइन में क्या चाहिए, कुछ हो रहा है 2 2 रहा है, यहाँ 2 होना चाहिए, यहाँ भी 2 होता। अगर बाकी बात ये सब 0 0 होता तो ये क्या हो जाता, ये डायगोनल मैट्रिक्स होता, लेकिन ऐसे वाला नहीं होता, ठीक है। इस मतलब इस लाइन में होना चाहिए, इस लाइन के अलावा किसी लाइन में अगर कोई भी संख्या है बाकी बात 0 है तो वो डायगोनल मैट्रिक्स नहीं होगा, ठीक है। तो आप समझ गए विकर्ण का मतलब कैसे होता है। तो अब आप किसी भी डायगोनल मैट्रिक्स को आराम से देखकर पहचान लीजिएगा। अब चलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स को देखते हैं। वर्गाव्यूह, स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स को हम कैसे पहचानें? देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स से आपको 2 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। जे कैसे? तो देखिए स्क्वायर यानी वर्गाव्यूह होने का शर्त क्या होता है, ये आपको अधिकतर पूछा है। यानी इसका शर्त होता है m बराबर होना चाहिए n के। अब इसमें mn क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स कहने का मतलब ये है कि जितना उसमें रो होगा उतना ही आपको कॉलम भी होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हम लिखते हैं 3x3 में लिखते हैं 2 4 6 7 6 9 2 - 2 3, ऐसे लिखते हैं। तो क्या हम कहें ये पहले ऑर्डर लिख लेते हैं, तो 1 2 3 1 2 3 यानी 3x3 में है, यानी पहले वाला को हम m कहते हैं और दूसरे वाले को n कहते हैं। तो क्या m बराबर है n के? यानी 3 तो दोनों है, यानी ये क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, ठीक है। तो ऐसे भी पूछा जाता है, नहीं तो आप ऐसे कह सकते हैं, इसमें कोई भी संख्या होगा इस प्रकार का होगा और एक ऐसे दिया होगा, ऐसे है, और एक और कुछ दे दिया, इस प्रकार से दिया हुआ है। अगर इस चारों में आपसे पूछे कि इसमें से स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सा होगा, तो स्क्वायर मैट्रिक्स कौन होगा,
तो ये होगा। क्यों? क्योंकि इस ये किस है 2x2 में है, ये किस क्रॉस में है तो 1x3 में, ये किस क्रॉस और ये दोनों होगा, ये भी होगा क्योंकि ये भी क्या है 2x2 में है। ठीक है, अगर ये किस में होगा तो 2x ये 3 में है, तो ये नहीं होगा, ये और ये दोनों होगा क्योंकि ये दोनों क्या है एम एन दोनों बराबर है, यानी जितना रो है उतना ही कॉलम भी होना चाहिए। तो इसको आप ध्यान रख लीजिए, अगर कोई भी शर्त एम और एन दोनों बराबर हो जाता है तो वो हमारा वर्ग आव्य यानी स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप वर्ग आव्य को भी देख लीजिएगा। अब देखिए पांचवा नंबर को क्या है, किसको हम देखें, देखिए अब अदिश देखते हैं यानी अदिश मैट्रिक्स, अदिश आव्यूह यानी स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स को हम कैसे पहचानेंगे, तो देखिए स्केलर मैट्रिक्स को हमेशा, स्केलर मतलब अदिश कौन सा होता है, मान लीजिए जो रूट में रहे, जो रूट में रहे, जैसे मान लीजिए कि रूट थ्री है, बाकी 0। ठीक है, तो अब तो आप कहेंगे कि ये स्केलर भी है, मतलब ये कहेंगे कि विकर्ण भी है, विकर्ण भी होगा, बिल्कुल होगा, विकर्ण भी है और स्केलर दोनों है, क्योंकि विकर्ण का भी शर्त पूरा कर रहा है कि इस कोण में क्या कोई संख्या होना चाहिए और अदिश का भी होना चाहिए। तो आपको कोई तो एक ही कहेगा पहचानने के लिए, या तो आप स्केलर पहचाने, नहीं तो आप विकर्ण पहचाने, तो कोई एक ही चीज पहचानने के उसके हिसाब से आपको ऑप्शन दिया रहेगा। ठीक है, तो आप ये समझ गए कि इसमें कोई भी इस लाइन में वो हमेशा मतलब क्या होना, वो स्क्वायर मैट्रिक्स में ही होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ √6 दिए, 0 हुआ √6 हुआ, ये भी क्या है, तो ये भी अदिश आव्यूह यानी स्केलर मैट्रिक्स है। ठीक है, और सारा भी हो सकता है, बहुत सारा है। जैसे मान लीजिए √2 ये है अकेला, तो ये क्या होगा, ये कौन मैट्रिक्स होगा, तो ये भी अदिश मैट्रिक्स ही होगा। ठीक है, तो स्केलर मैट्रिक्स डायरेक्ट ऐसे √6 ये भी क्या है, ये भी क्या है स्केलर मैट्रिक्स है। समझ गए, तो इस कोण में कुछ रूट में ही होना चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं। से मान लीजिए कि यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है। ठीक है, ये ऐसे दिया हुआ, तो क्या हम इसको अदिश यानी स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे, नहीं कहेंगे, इसको हम कहेंगे केवल विकर्ण। लेकिन ये जो लिखे हैं ये सब इसको भी मतलब स्केलर भी कह सकते हैं और विकर्ण भी कह सकते हैं, दोनों होगा। ये भी क्या है, स्केलर भी है और विकर्ण भी है, दोनों है, मैट्रिक्स है, मतलब डायगोनल भी है और स्केलर भी है। लेकिन ये क्या होगा, ये केवल डायगोनल ही होगा, ये स्केलर नहीं होगा, स्केलर नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो संख्या है, जो इस लाइन में विकर्ण के लाइन में, उसमें क्या कोई संख्या में दिया हुआ है। यही चीज अगर आपको रूट में रहता, सेम एज इट इज सेम ही होना चाहिए। जैसे मान लीजिए यहाँ √7 है, तो यहाँ भी √7, यहाँ भी √7, तो इस प्रकार के मैट्रिक्स को हम कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। आई होप कि आप पहचान गए होंगे। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। अब बताइए, अब इससे पहले पूछ गए ये क्या है, तो ये कॉलम मैट्रिक्स है। ये क्या है, कॉलम। ये क्या है, रो मैट्रिक्स, क्योंकि रो में दिया हुआ। ये क्या होगा, तो इसको हम कहेंगे स्केलर मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। ठीक है, ऐसे यानी स्केलर मैट्रिक्स भी कह सकते हैं और विकर्ण यानी डायगोनल मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। समझ गए, ये डायगोनल का भी शर्त पूरा कर रहा है। डायगोनल क्या कहता है कि कोई संख्या होना चाहिए, वो किसमें है किसमें नहीं है उससे हमको कोई मतलब नहीं है। किसमें, तो ये डायगोनल कह रहा है।
लेकिन स्केलर कह रहा है कि नहीं वो रूट में ही होना चाहिए। स्केलर कहने का मतलब है कि वो कुछ रूट में ही होना चाहिए और एक जैसा होना चाहिए। तो वो क्या होगा, तो स्केलर मैट्रिक्स भी होगा और डायगोनल दोनों होगा। लेकिन इसको हम देख रहे हैं, क्या इसको हम स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे? बिल्कुल नहीं कहेंगे। ये क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स होगा, केवल डायगोनल मैट्रिक्स, क्योंकि ये सब एक जैसा रूट में नहीं है। ठीक है, तो आप समझ गए कि अब अदिश यानी स्केलर मैट्रिक्स भी किसे कहते हैं। तो अब बढ़ते हैं जीरो मैट्रिक्स के। अब देखिए जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स यानी शून्य आबी। शून्य आबी मतलब कुछ चीज शून्य हो जाना चाहिए, बस जीरो 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 जीरो, सब क्या है, शून्य है, खाली जीरो ही दिखना चाहिए। किधरों से कुछ लिख दीजिए, जीरो जीरो जीरो, ये भी क्या है, शून्य। ये सब क्या है, मतलब उसमें टोटल चीज ही किस ऑर्डर में कैसे लिखा हुआ है उससे कोई मतलब नहीं, सब कितना होना चाहिए, तो जीरो हो जाना चाहिए। तो वो क्या होता है, जीरो मैट्रिक्स। खाली जीरो ही जीरो दिखे तो वो क्या होता है, जीरो मैट्रिक्स होता है। समझ गए। अब जीरो मैट्रिक्स तो बहुत इजी है, आराम से कहीं भी देखिए हो तो आराम से मार दीजिएगा, कोई भी हो तो उसमें खाली जीरो ही दिखना चाहिए, उसमें कोई अंक नहीं दिखना चाहिए, तो वो क्या होता है, जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, तो अब देखिए मैट्रिक्स का जो इंट्रोडक्शन था वो खत्म हो गया। इससे भी 1 से 2 से 3 नंबर बनते हैं आपको एग्जाम में, मतलब ऑब्जेक्टिव के लिए। ठीक है, तो इसको आप बता दिए। अब चलते हैं नेक्स्ट अब डिटर्मिनेंट का भी कुछ क्वेश्चन इसमें ऐड करेंगे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट जो है ना, अब हम प्रॉपर्टीज पर चलते हैं, यानी सहखंड चलेंगे, इन्वर्स चलेंगे। यही दो से ही आपको ऑब्जेक्टिव में कुछ क्वेश्चन जो बनते हैं। देखिए क्या होगा, सहखंड के गुण, यानी इसको हम कहेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट। इस प्रकार से प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट। अब देखिए इस प्रॉपर्टीज में क्या क्या होता है, तो इसमें 3 गो ही देखिए, इन्वर्स वाला जो प्रॉपर्टीज ऑफ इन्वर्स है उसमें भी हम 3 गो ही देखेंगे, उसी तीनों से आपको ऑब्जेक्टिव बनते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ ज्वाइंट एडजॉइंट, उससे भी आपको 3 ही क्वेश्चन बनते हैं। तो कौन कौन क्वेश्चन है, चलिए उसको हम देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है कि अगर ए एडजॉइंट ए इस प्रकार से रहे तो ये बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए। सिंपल सा है, ए अगर एडजॉइंट ऑफ ए है तो ये इधर उधर रिप्लेस हो सकता है, तो वो दोनों इक्वल ही होता है। दूसरा देखते हैं कि एडजॉइंट ऑफ अब के ए रहे, यानी कोई कांस्टेंट रहे तो क्या होता है, तो देखिए इसका होता है k के पावर n-1। n मतलब कहने का जो मैट्रिक्स में mn जो आपको ऑर्डर लिखते हैं, पहला वाला जो ऑर्डर लिखते हैं तो पहला वाला m दूसरा वाला n, तो उसको माइनस करके एडजॉइंट ऑफ a इसके इक्वल होता है। तो ये आपको प्रॉपर्टी जरूर आपको पता होना चाहिए। तीसरा होता है कि एडजॉइंट ऑफ ए बी, तो ये किसके बराबर होता है, तो एडजॉइंट ऑफ बी एडजॉइंट ऑफ ए इसके इक्वल होता है। ठीक है, आप ये इधर नहीं होता है, जैसे एडजॉइंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ बी ये इसके बराबर नहीं होता है। ठीक है, देखिए इधर उधर से बहुत फर्क पड़ता है, मैट्रिक्स से पूरा चेंज हो जाएगा, और थोड़ा सा भी इधर से उधर हुआ तो आपका मैट्रिक्स से चेंज हो जाएगा, तो ये आपको नहीं होता है। पहले होता है एडजॉइंट ऑफ बी, उसके बाद एडजॉइंट ऑफ ए होता है। तो आई होप कि आपको ये सहखंड यानी प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट भी समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं इन्वर्स वाला।
यानी प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स। ठीक है, देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स में हम क्या देखेंगे, देखिए इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इजी से बन जाता है। देखिए जैसे ए इनवर्स रहे, पहला वाला लिखते हैं, तो ये इक्वल होता है ए इनवर्स ए के बराबर होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और अब देखिए दूसरा नंबर क्या है कि अगर आपको, ये तो हो गया, अब देखते हैं कि ए इनवर्स का अगर इन्वर्स किया जाए तो आपको ए ही प्राप्त होगा। ठीक है, ये दूसरा हो गया। अब तीसरा, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, अगर ए बी का इन्वर्स रहे तो ये बराबर होता है बी इन्वर्स और ए इन्वर्स के बराबर होता है। तो ये आपको इसको इंपॉर्टेंट कर ले, ये आपको अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, ये इस प्रकार से। ठीक है, तो ये अब इससे अब एक और है जो डिटर्मिनेंट से आता है, क्या होता है कि अगर इसका ए इन्वर्स बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ ए बटा मैग्नीट्यूड ऑफ ए, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला बनता है। ठीक है, तो इससे आधारित भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया, आप इसको एक बार जरूर प्रैक्टिस कर लें। अब मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में से नए चैप्टर के ऑब्जेक्टिव के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।